एवरीवन, फिजिकल एजुकेशन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम 12th क्लास के सेकंड यूनिट चिल्ड्रन एंड वुमेन इन स्पोर्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। आज मैं आपको एक बुक से पढ़ा रही हूँ जो कि अच्छी लगी मुझे। तो हम इस यूनिट में पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज गाइडलाइन और WHO फॉर डिफरेंट एज ग्रुप्स, कॉमन पोस्चरल डिफॉर्मिटीज जिसमें नोक नी, फ्लैट फुट, राउंड शोल्डर, लॉर्डोसिस, काइफोसिस, स्कोलियोसिस, बो लेग्स और देयर रिस्पेक्टिव करेक्टिव मेजर्स के बारे में पढ़ेंगे। वुमेन पार्टिसिपेशन इन स्पोर्ट्स का क्या बेनिफिट होगा, फिजिकल, साइकोलॉजिकल एंड सोशल बेनिफिट्स। स्पेशल कंसिडरेशन के बारे में पढ़ेंगे। फीमेल एथलीट राइड, फीमेल एथलीट राइड की मैंने एक वीडियो अलग से बना रखी है, आप मेरी प्लेलिस्ट में जाके उसको देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला अपना टॉपिक है वो है एक्सरसाइज गाइडलाइन की जो WHO है। WHO मतलब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। उन्होंने क्या किया, अलग अलग एज ग्रुप के लिए एक्सरसाइज की कुछ गाइडलाइन दी हैं, तो उसके बारे में हम पहले पढ़ेंगे। सबसे पहले है, अगर 1 साल से कम का बच्चा है तो वो कितनी देर तक एक्सरसाइज कर सकता है। 1 साल से कम का जो बच्चा है, टमी टाइम बोला गया है क्योंकि वो अपने पेट पर लेट कर जो एक्सरसाइज करता है वो 30 मिनट्स तक खेल सकता है फर्श पे उल्टा लेट के। उसके बाद है 1 से 2 साल तक का बच्चा 180 मिनट्स फिजिकल एक्टिविटीज़ जो है वो कितनी देर तक कर सकता है, 180 मिनट्स। और डिफरेंट टाइप ऑफ फिजिकल एक्टिविटीज़ मतलब उसमें एक ही प्रकार की एक्टिविटी नहीं होंगी, बहुत सारी एक्टिविटीज़ उसके अंदर शामिल हैं। जो मॉडरेट टू विग्रस इंटेंसिटी के साथ वो कर सकता है, मतलब मध्यम से जोरदार तीव्रता के साथ वो एक्टिविटीज़ कर सकता है। इसके बाद है 3 से 4 साल तक के जो बच्चे हैं वो किस टाइप की एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। तो 3 से 4 साल तक के जो बच्चे हैं वो कम से कम 180 मिनट्स की जो है फिजिकल एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, जिसमें 60 मिनट जो है वो मध्यम से तेज़ तीव्रता वाली एक्टिविटीज़ को पूरे दिन में शामिल कर सकते हैं। तो ये था 1 से 4 साल तक के जो बच्चे हैं वो क्या कर सकते हैं, कौन कौन सी एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, उनके लिए गाइडलाइन। अब बात करेंगे 5 से 17 साल तक के जो बच्चे हैं वो किस टाइप की एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। तो 5 से 17 साल तक के जो बच्चे हैं उनकी जो इंटेंसिटी है वो मध्यम से अत्यधिक तीव्रता वाली होनी चाहिए। इंटेंसिटी का मतलब आप स्पीड मान सकते हो, ठीक है। स्पीड होता है कि कितनी स्पीड से आप वो एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। तो वॉल्यूम मतलब कितनी देर तक आप उन चीज़ों को करेंगे। मोर देन 60 मिनट्स, अपनी हेल्थ को उन्होंने 1 घंटा तो ज़रूर देना चाहिए। फ्रीक्वेंसी मतलब कितनी तीव्रता, फ्रीक्वेंसी का मतलब है बार बार, यानी कि रेपिटेशन, कितने रेपिटेशन वो कर सकते हैं। और टाइप ऑफ एक्टिविटीज़ यानी कि वो किस टाइप की एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। जंपिंग कर सकते हैं, रनिंग कर सकते हैं, थ्रोइंग और ट्विस्टिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो ये है 5 से 17 साल तक के बच्चों के लिए एक्टिविटीज़ कि उनको कम से कम 1 घंटा जो है अपने लिए निकालना ज़रूरी है। किस टाइप की एक्टिविटीज़ वो कर सकते हैं, कोई भी गेम कर सकते हैं, अपनी कोई रिक्रेशनल एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद है 18 से 64 साल तक के जो बच्चे हैं उनके लिए क्या गाइडलाइन दी गई है। उनके लिए जो इंटेंसिटी है वो मॉडरेट टू विग्रस इंटेंसिटी है, मध्यम से ज़ोरदार तीव्रता वाली। उसमें शामिल की गई मस्कुलर स्ट्रेंथनिंग और एरोबिक फिजिकल एक्टिविटीज़, अपनी मसल्स की स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए एक्टिविटीज़ कर सकते हैं और कार्डियोवास्कुलर फिटनेस के लिए एरोबिक फिजिकल एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। उनके लिए कहा गया है कि ये 150 से 300 मिनट पर वीक विद मॉडरेट इंटेंसिटी, अगर वो कर रहे हैं मध्यम तीव्रता से एक्सरसाइज
तो वो 150 से 300 मिनट पर वीक, प्रत्येक वीक इतने लंबे समय के लिए वो कर सकते हैं। यदि उनकी जो एक्टिविटीज़ है वो मॉडरेट ना होकर क्या है, अत्यधिक तीव्र है, तो वो 75 से 150 मिनट तक पर वीक जो है अत्यधिक तीव्रता से एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। इसमें क्या एक्टिविटीज़ हो सकती हैं उनके लिए? एक्टिविटीज़ वॉकिंग कर सकते हैं, जॉगिंग कर सकते हैं, स्विमिंग, वेट ट्रेनिंग, डांसिंग कर सकते हैं, अपने जो भी हाउस होल्ड वर्क हैं, कार वॉश करना, गार्डनिंग करना, वो कर सकते हैं, कोई भी अपने स्पोर्ट्स गेम्स कर सकते हैं। इसके बाद है 65 से एज ग्रुप के लिए, 65 या उससे अधिक एज ग्रुप के लिए क्या गाइडलाइन है फिजिकल एक्टिविटीज़ की? तो मॉडरेट टू विगरस इंटेंसिटी के साथ वो एक्सरसाइज कर सकते हैं। टाइप ऑफ एक्टिविटीज़ में उनके पास मस्कुलर स्ट्रेंथ की वो एक्सरसाइज कर सकते हैं। एरोबिक फिजिकल एक्टिविटीज़ के साथ साथ उनको अपने बैलेंस को बढ़ाने के लिए भी एक्सरसाइज बताई गई है, क्योंकि 65 या उससे अधिक आयु के बाद जो है बैलेंस जो है वो कम होता जाता है। तो इसमें एक्टिविटीज़, एरोबिक एक्टिविटीज़ बताई गई हैं 150 से 300 मिनट्स पर वीक मॉडरेट इंटेंसिटी, जो कि सेम जो है 17 से 65 एज ग्रुप के लिए भी सेम एक्टिविटी थी। बस इसमें क्या शामिल किया गया है, इसमें जो है बैलेंस को बढ़ाने के लिए कुछ एक्टिविटीज़ को शामिल किया गया है, जो कि 3 से अधिक दिनों के लिए पर वीक वो उनको कंटिन्यू कर सकते हैं। फिजिकल एक्टिविटीज़ में वॉकिंग, जॉगिंग, सेम काम, सेम टाइमिंग के साथ इस एज ग्रुप को भी बता रखा है। बस इसमें क्या एक ऐड किया गया है, वो है बैलेंस एनहेंसिंग एक्टिविटीज़। तो ये थी कुछ WHO ने जो फिजिकल एक्टिविटीज़ के लिए गाइडलाइन जारी की हैं। उसके बाद हम करने वाले हैं कॉमन पोस्चरल डिफॉर्मिटीज़। कॉमन पोस्चरल डिफॉर्मिटीज़, सबसे पहले तो इससे पहले आपको पता होना चाहिए कि पोस्चर क्या है। तो पोस्चर क्या होगा, अपने जो भी बॉडी है उसको सही कंफर्टेबल स्थिति में रखना ही क्या कहलाता है, पोस्चर कहलाता है। डायनामिक पोस्चर और स्टैटिक पोस्चर। तो यदि हम कोई भी मूवमेंट कर रहे हैं तो उसको हम डायनामिक पोस्चर कहेंगे, जैसे कि वॉकिंग करना, रनिंग करना, बेंडिंग होना, ठीक है। और स्टैटिक पोस्चर क्या होगा, जिसमें हम कोई भी मूवमेंट नहीं कर रहे हैं, यानी कि सिटिंग, स्टैंडिंग, स्लीपिंग। तो इन दोनों ही स्थिति में हमारा जो पोस्चर है उसकी स्थिति सही होनी चाहिए, अदरवाइज़ हमें पोस्चरल डिफॉर्मिटीज़ जो है हो सकती हैं। पोस्चरल डिफॉर्मिटीज़ होती क्या है? पोस्चरल डिफॉर्मिटीज़ जो होती हैं उससे पोस्चर में कोई ना कोई डिफॉर्मिटी आ जाती है, जो कि देखने में सही नहीं लगती। हमें देखने से भी पता चल जाता है कि ये पोस्चर डिफॉर्मिटीज़ है। तो कौन कौन सी होती हैं? नोकनी, घुटनों का टकराना। काइफोसिस, पीछे का कुबड़। लॉर्डोसिस, सामने का कुबड़। बोलेग्स, धनुषाकार टांगे। स्कोलियोसिस, रीढ़ की हड्डी का टेढ़ा हो जाना, एक तरफ झुक जाना, या राइट साइड या लेफ्ट साइड। और राउंड शोल्डर, गोल कंधे जिसको बोलते हैं। और एक और है फ्लैट फुट। तो ये सारी पोस्चरल डिफॉर्मिटीज़ हैं जिनको हम एक एक करके पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले है नोकनी, यानी घुटनों का टकराना। इम्पोर्टेंट क्या है इसका, दूसरा नाम क्या है? बार बार हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि नोकनी का दूसरा नाम क्या है? जेनु वेलगम। इसे जेनु वेलगम भी कहा गया है। इसमें आप देख सकते हैं कि ये 7 से 8 साल के जो बच्चे हैं उनमें भी हम आसानी से इस चीज़ को देख सकते हैं कि इसको नोकनी है। विटामिन डी, कैल्शियम की कमी से ये हो सकता है, किसी भी इंजरी की वजह से ये हो सकता है, ठीक है। आप इस
फ़ोटो को देख के पहचान सकते हैं कि घुटने आपस में जो है वो बिल्कुल भी गैप ना होकर और एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। नोक नी। जैनु वेलगम। तो इसको आप याद कैसे कर सकते हो? गम का क्या अर्थ है? बार बार हम गम मांगते हैं बच्चों से, तो गम का क्या अर्थ है? गम का अर्थ है जोड़ना। तो ये दोनों आपस में जुड़े हुए हैं, इससे आप याद रख सकते हो जैनु वेलगम। नेक्स्ट है फ्लैट फुट। इससे पहले जो भी है उसकी एक्सरसाइज कर लेते हैं। जो नोकनी था उसमें हम क्या क्या एक्सरसाइज कर सकते हैं जैनु वेलगम में। जैनु वेलगम में आप पद्मासन कर सकते हो, गोमुख आसन कर सकते हो, ताकि आपकी जो लेग स्ट्रेंथ है वो बढ़ाई जा सके। तो स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज इसमें करनी है, ठीक है। या इसके साथ साथ आप हॉर्स राइडिंग कर सकते हो। दोनों पिलो को नी के बीच में रख के आप सीधी पोजीशन में खड़े रह सकते हो। मेन पर्पज है कि जो नोक नी है, दोनों जो आपस में जुड़ी हुई हैं, दोनों नी जो आपस में अटैच है उनको दूर करने की कोशिश करनी है। सेकंड है जी फ्लैट फुट। फ्लैट फुट कैसे पता चलेगा? उससे पहले बात करते हैं जो फ्लैट फुट है उसका दूसरा नाम क्या है, जो कि इम्पोर्टेंट है। इसको पीस प्लेनस और फॉलन आर्च भी कहा गया है। इसमें क्या होगा, आपको ये दिख रहा है अच्छे से, ये राजी दोनों स्थिति पैर की, ये नॉर्मल है और ये फ्लैट फुट है। कैसे पता चलेगा? अगर हमारा पैर, इसको हम किस तरीके से पहचान सकते हैं, ये आर्क ना होकर अपने पैर में बिल्कुल ये फ्लैट आ जाए, या देखो ये आपको दिख रहा है आसानी से, ये ऐसे आर्च ना बनकर बिल्कुल पूरा पैर छप जाए अपना। इसको हम टेस्ट कर सकते हैं कि हमारा पैर, जो भी गिल्ला पैर है, पानी में से निकलकर जब हम फर्श पे अपना पैर रखते हैं, तो अगर इस स्थिति में हमारा पैर दिखाई देता है जिसमें कोई भी आर्च नहीं बनता, तो उसको हम फ्लैट फुट कह सकते हैं। अब हम बात करेंगे इसको कैसे ठीक किया जाए, क्या क्या इसमें हम फ्लैट फुट को ठीक करने के लिए करेक्टिव मेजर्स क्या क्या हो सकते हैं। इस प्रकार की एक्सरसाइज जैसे वॉकिंग, स्टैंडिंग, जंपिंग ऑन टोज एंड हील्स इन ऑल 4 डायरेक्शंस, कीपिंग रोप, स्ट्रेंथन द मसल्स ऑफ फुट। इस प्रकार की एक्सरसाइज करके आर्क को बढ़ाया जा सकता है। पिकिंग अप मार्बल्स विद टोज। अपने टोज से मार्बल को उठाना, अपने टोज से रेत पर कुछ नंबर लिखना। इस प्रकार की एक्टिविटीज़ करके जो आर्च है उसको बढ़ाया जा सकता है। राउंड शोल्डर्स। राउंड शोल्डर जैसे कि इस स्थिति में आपको दिख रहा है, ये जो स्थिति है, ये सही अलाइनमेंट पहली पिक्चर में आपको दिख रहा है कि ये जो बैक का जो पोस्चर है वो बिल्कुल ये सही स्थिति है, लेकिन इस स्थिति में अलाइनमेंट जो है वो इसकी राउंड हो चुकी है, इस जगह से यहाँ पे शिफ्ट हो चुकी है। तो इसी स्थिति को राउंड शोल्डर, जो भी कंधे हैं, कंधे यहाँ न रहकर आगे की झुक चुके हैं, इसे राउंड शोल्डर कहा गया है। और इसके लिए हैबिट या कोई भी रीज़न हो सकते हैं, जैसे कि आपकी पुअर पोस्चर हैबिट्स, हेरिडिटी, मसल इम्बैलेंस, टाइट फिटिंग क्लॉथ्स, इंजरी, डिजीज़। तो आप जब भी स्मार्टफोन, टैबलेट, कंप्यूटर ये सारी यूज करते हैं या अच्छी स्थिति में नहीं बैठते, सिटिंग पोजीशन में बैठते टाइम भी आगे अगर आप झुक के बैठते हैं तो भी ये स्थिति हो सकती है। इसमें क्या करेक्टिव मेजर हो सकते हैं? विभिन्न प्रकार की शोल्डर स्ट्रेचिंग, शोल्डर स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज महत्वपूर्ण है, जिसमें
पुल अप भी की जा सकती हैं, टी स्ट्रेच, वॉल स्ट्रेच, प्लैंक्स भी की जा सकती हैं। और आसन की बात करें तो चक्रासना, धनुरासना भी इसमें इस पोस्चर को ठीक करने के लिए हो सकता है। नेक्स्ट इज काइफोसिस। जो काइफोसिस है उसे हंच बैक या राउंड अपर बैक नाम से भी जाना जाता है। इसमें आपकी बॉडी की स्थिति कुछ इस प्रकार की दिखती है। जो भी आपकी बैक होगी वो यहाँ से थोड़ा कर्व दिखाई देगा। स्पाइन सीधी ना रहकर एक कर्व बनाती है, जिसकी वजह से काइफोसिस हो जाता है। काइफोसिस में अगर आप करेक्टिव मेजर्स की बात करें तो बहुत सारी फिजिकल थेरेपी जैसे स्विमिंग एक्सरसाइज, जिम बॉल एक्सरसाइज, एक्सरसाइज विद बैंड्स एंड योगा आसना, धनुरासना, चक्रासना और भुजंगासना इसमें कर सकते हैं। नेक्स्ट इज लॉर्डोसिस। लॉर्डोसिस में लंबर बैक में आगे की तरफ कर्व बन जाता है, जैसे कि इस पोस्चर में दिखाया गया है। काइफोसिस में ये क्षेत्र प्रभावित होता है और लॉर्डोसिस में सामने की तरफ कर्व बन जाता है। इस पोजीशन में जो भी अपनी बैक है वो स्पाइन है वो एस शेप ले लेती है, जैसे आप देख पा रहे हैं साइड से इस टाइप से। इसका दूसरा नाम इम्पोर्टेंट है, इसे स्वे बैक भी कहा जाता है। इसमें अगर हम बात करें करेक्टिव मेजर्स की तो कोशिश करनी है जितने भी सिट अप्स एक्सरसाइज हैं, सिटिंग अगेंस्ट द वॉल, पुशिंग द ट्रंक बैकवर्ड, धनुरासना, हलासना, इस टाइप की एक्टिविटीज इसमें की जा सकती हैं। स्कोलियोसिस। स्कोलियोसिस में बैक जो है सीधी ना रहकर आपको या तो सी आकृति ले लेगी या एस आकृति ले लेती है। इसमें आपकी बॉडी या तो राइट साइड झुक जाएगी या लेफ्ट साइड झुक जाएगी। इस स्थिति में सी या एस शेप ले लेती है। ठीक है, इस स्थिति से कैसे बचा जा सकता है? अगर स्कोलियोसिस हो जाता है तो हम हॉरिजेंटल बार पे हैंगिंग या स्विंगिंग की एक्सरसाइज कर सकते हैं। स्विमिंग की जा सकती है। त्रिकोणासना और अधोमुख आसना इसमें किए जा सकते हैं। नेक्स्ट है बो लेग। बो लेग यानी कि जो नोक नहीं था उससे अपोजिट, इसको जैनुवरुम भी कहा जाता है। बो लेग में पैरों की स्थिति कुछ इस प्रकार की दिखाई देती है। दोनों घुटनों में गैप बहुत ज़्यादा हो जाना, स्पेस बहुत ज़्यादा बन जाता है, जिसकी वजह से इन्हें धनुषाकारी टांगे कहा जाता है। ये विटामिन डी, फॉस्फोरस, कैल्शियम इसकी कमी से भी ये हो सकता है या किसी भी इंजरी से भी ये हो सकता है। इसमें अगर करेक्टिव मेजर्स की बात करें तो हम मोस्टली वही एक्सरसाइज करेंगे जिसमें इस दोनों पैरों के गैप को कम से कम किया जा सके। दोनों घुटनों पे कोई भी बैंड बांध के भी हम इनकी डिस्टेंस को कम करने की कोशिश कर सकते हैं। पद्मासन द्वारा भी हम इसको कुछ हद तक ठीक कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है अपना
वुमेन पार्टिसिपेशन इन स्पोर्ट्स, फिजिकल, साइकोलॉजिकल एंड सोशल बेनिफिट्स। महिलाएं जब भी खेलों में पार्टिसिपेशन करती हैं उनको क्या शारीरिक, साइकोलॉजिकल बेनिफिट्स होते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे कि फिजिकल बेनिफिट क्या क्या होंगे। लाइफस्टाइल डिजीज से बचा जा सकता है। बोन डेंसिटी सही बनी रहती है जिससे ओस्टियोपोरोसिस का खतरा कम होता है। मसल टोन, रेगुलर एक्सरसाइज करने से जो है मसल टोन रहती हैं या हम कह सकते हैं कि जो मसल स्ट्रॉन्ग बनती हैं। कार्डियोवास्कुलर फिटनेस बनी रहती है। ओबेसिटी से बचा जा सकता है। साइकोलॉजिकल बेनिफिट क्या क्या होंगे। साइकोलॉजिकल स्ट्रेस मैनेज किया जा सकता है, इमोशंस को कंट्रोल किया जा सकता है, कॉन्फिडेंस होता है, सेल्फ एस्टीम की भावना होती है, लीडरशिप की क्वालिटी आती है। सोशल बेनिफिट्स में क्या क्या होगा। कोऑर्डिनेशन सीखते हैं, कम्युनिकेशन सीखते हैं, इंटर रिलेशनशिप्स, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करना सीखते हैं, कोऑपरेशन की भावना आती है। तो ये थे कुछ फिजिकल, साइकोलॉजिकल और सोशल बेनिफिट जिसकी वजह से गेम्स की वजह से महिलाओं में आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है अपना स्पेशल कंसिडरेशन, मिनार्क एंड मेंस्ट्रुअल डिसफंक्शन। हम स्पेशल कंसिडरेशन में पढ़ने जा रहे हैं मिनार्क को और मेंस्ट्रुअल डिसफंक्शन को। मिनार्क क्या होता है। प्रथम रजोदर्शन जिसको हिंदी भाषा में कहा गया है, यह वह स्थिति है जब पहली बार किसी फीमेल में पीरियड्स आते हैं। उस स्थिति को मिनार्क कहा जाता है। इस स्थिति में इसके लिए जो एज बताई गई है वो 8 से 15 साल की बताई गई है। इसमें कभी भी पीरियड स्टार्ट हो सकते हैं। जब इस स्थिति में जो ये डिस्चार्जिंग प्रोसेस है ये 3 से 5 दिन का होता है और यह 50 से 55 साल तक यानी कि जब तक मेनोपॉज यानी पीरियड्स बंद होने के समय तक आते हैं। तो जब फर्स्ट टाइम पीरियड्स होते हैं उन्हें मिनार्क नाम से जाना जाता है। मेंस्ट्रुअल डिसफंक्शन क्या होता है। इसमें सेकंड है मेंस्ट्रुअल डिसफंक्शन। तो यदि मेंस्ट्रुएशन प्रोसेस स्टार्ट होने के बाद उसमें कोई समस्या आती है, 3 या 3 से अधिक महीने जो है पीरियड्स नहीं आते या ऐसी कोई भी स्थिति आ जाए जिसमें नॉर्मल पीरियड्स नहीं रहते या 21 दिन से पहले आ जाते हैं या तो 35 दिन के बाद आते हैं या 21 दिन से पहले आ जाते हैं, तो उसे मेंस्ट्रुअल डिसफंक्शन नाम से जाना जाता है। इसमें क्या क्या स्थिति हो सकती है ये देखिए। इसमें अमेनोरिया हो सकता है, डिलिगोमेनोरिया हो सकता है, पॉलीमेनोरिया हो सकता है, पोस्ट मेनोपॉजुअल ब्लीडिंग हो सकती है, मेट्रोरेगिया हो सकता है, मेनोरेगिया हो सकता है, डिसमेनोरिया हो सकता है, प्रीमेंस्ट्रुअल सिंड्रोम हो सकते हैं। तो ये सभी जो है मेंस्ट्रुअल डिसफंक्शंस के डिसऑर्डर हैं। इनमें से कोई भी समस्या आना मेंस्ट्रुअल डिसफंक्शन कहलाता है। चलिए एक एक को समझते हैं। प्रीमेंस्ट्रुअल सिंड्रोम ये क्या होता है। वह इसमें जो है महिलाओं में मेंस्ट्रुएशन प्रोसेस स्टार्ट होने से पहले 1-2 दिन पहले में जो भी वो फील करती हैं जैसे कि डिप्रेशन, एंजाइटी, इरिटेशन, हेडेक या कोई और भी इसी टाइप की कोई समस्या को फील करती हैं उसे प्रीमेंस्ट्रुअल सिंड्रोम कहा जाता है। दूसरा है एमेनोरिया। एमेनोरिया जो है इस स्थिति में पीरियड्स जो है वो अब्सेंस हो जाते हैं, मतलब गायब हो जाते हैं या 3 या 6 महीने तक दिखते नहीं हैं या उसके बाद दोबारा से शुरू हो जाते हैं। तो ये 2 प्रकार के होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी एमेनोरिया में क्या होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट ही नहीं होता। जो बताया गया था मिनार्क में कि 8 से 15 साल तक के बीच जो मेंस्ट्रुएशन प्रोसेस स्टार्ट होना था वो स्टार्ट होता ही नहीं है, इसे प्राइमरी एमेनोरिया कहा गया है।
सेकेंडरी एमेनोरिया में क्या होता है, एक बार पीरियड स्टार्ट होने के बाद दोबारा से या तो 3 या 6 महीने के बाद नहीं आते हैं पीरियड्स, उसको सेकेंडरी एमेनोरिया कहा जाता है। डिसमेनोरिया किसे कहा जाता है? डिसमेनोरिया में मेंस्ट्रुएशन प्रोसेस के दौरान, पीरियड्स के दौरान काफ़ी ज़्यादा पेन होता है, जिसे डिसमेनोरिया कहा गया है। क्रैम्प भी हो सकते हैं और ज़्यादा पेन भी हो सकता है। मेनोरेगिया में हैवी ब्लीडिंग होती है और लंबे समय के लिए होती है। पॉलीमेनोरिया में पॉलीमेनोरिया है उसमें 21 दिन से पहले ब्लीडिंग दोबारा से हो जाती है, उसे पॉलीमेनोरिया कहा जाता है। ओलिगोमेनोरिया, इस स्थिति में जो है मेंस्ट्रुएशन प्रोसेस 35 दिन के बाद तक नहीं होता है, मतलब काफ़ी लंबा समय हो जाता है। इंटरवल जो है काफ़ी लंबा हो जाता है, 35 दिन या 40 दिन तक भी पीरियड्स नहीं आते हैं। मेट्रोरेगिया, इस स्थिति में जो पीरियड्स हैं वो बिल्कुल ही गायब हो जाते हैं या डिले या देरी से आते हैं, या जो भी ब्लीडिंग होती है वो अब नॉर्मल होती है, कभी कम होती है कभी ज़्यादा होती है। और पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग, इस प्रकार की स्थिति में जो ब्लीडिंग है वो मेनोपॉज के बाद हो जाती है। जैसे मेनोपॉज का टाइम बताया था 45 to 55 एज के बीच कभी भी हो सकता है, तो मेनोपॉज के बाद भी दोबारा से ब्लीडिंग होना पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग कहलाता है। नेक्स्ट है फीमेल एथलीट ट्रायड। जो फीमेल एथलीट ट्रायड टॉपिक है उसमें 3 प्रकार की डिजीज़ के बारे में हम पढ़ने वाले हैं, जो कि मैंने फीमेल एथलीट ट्रायड पर स्पेशल एक वीडियो डाल रखी है मेरी प्लेलिस्ट में, जाकर आप उसको देख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही है। थैंक यू।